नमस्कार। जीव विज्ञान के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है मानव कार्य की संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम कंकाल तंत्र की बात करेंगे, हम मांसपेशीय तंत्र की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं एक एक टॉपिक पर। जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है ये है मस्कुलर सिस्टम यानी पेशीय तंत्र। तो हम सबसे पहले पेशीय तंत्र पर बात करेंगे। क्या होता है पेशीय तंत्र? जैसा कि आप जानते हैं, शरीर में हड्डियों के ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, मांसपेशी संबंधित जैसी कुछ चीजें पाई जाती हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, तो इसी को मांसपेशियां हम कहते हैं। तो मांसपेशी शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती हैं, ये हड्डी के ऊपर त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। इनकी कुल संख्या लगभग बात की जाए तो 639 के आसपास होती है। जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है इसको सार्टोरियस कहा जाता है। सार्टोरियस कहा जाता है, जांघ में पाई जाती है। सबसे बड़ी मांसपेशी जो सबसे छोटी मांसपेशी है ये स्टेपिडस है, जो कान में पाई जाती है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, जो मांसपेशियां होती हैं ये मायोसिन प्रोटीन से बनी होती हैं। मायोसिन नामक प्रोटीन से इनका निर्माण होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, कौन सा एसिड? लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण थकान आती है। आप देखते हैं कि कभी आपके पैरों में दर्द हो जाता है तो ये हड्डियों में दर्द नहीं होता है, दरअसल ये मांसपेशियों में दर्द होता है, और ये मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ये थकान आ जाती है। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। जो ये ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं, दूसरा अनैच्छिक होती हैं, और तीसरा हृदयक मांसपेशियां होती हैं। जो वॉलंटरी मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। आप देखेंगे इसमें इन्हीं कारणों से हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती हैं, इन्हें कंकालीय मांसपेशियां भी कहते हैं। जैसे इनमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाया जाता है। जो कुछ मांसपेशियां होती हैं जो अनैच्छिक मांसपेशियों का है, ये अनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती क्योंकि ये कंकाल से नहीं जुड़ी होती हैं। इनमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता। और तीसरा हृदयक मांसपेशियां, ये हृदयक मांसपेशियों में क्या होता है, कार्डियक बोला जाता है इनको। ये अनैच्छिक पेशियों का ही प्रकार होती है जो हृदय में पाया जाता है। ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती क्योंकि आप जानते हैं ऐसी शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां हैं जो इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। अब हृदय की मांसपेशियां देख लीजिए, उनका कार्य होता है पंप करना हृदय को, तो वो हमेशा ही कार्य करती रहती हैं, वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, तो एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जुड़ाने का कार्य ये एक पेशी करती है, जिसको फ्लेक्सर नामक पेशी कहा जाता है। ये पेशी सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंशन नामक पेशी कारण फैल जाती है, जो हमारी मांसपेशी में जुड़ाव होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं शरीर में मांसपेशियों का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये हमारी जो शरीर होता है इसको मजबूती प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो हम ये गति कर पाते हैं, जो हम चाल चल पाते हैं, जो हम कार्य कर पाते हैं, इन सब में एक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं और हमें सहारा देने का काम करती हैं मांसपेशियां। तो ये मूवमेंट और हमारी जो गतियां होती हैं इनको सही तरीके से कार्य करती हैं। आइए बात करते हैं एक अन्य टॉपिक पर, जिसका नाम है अस्थि तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। इसको कंकाल तंत्र बोला जाता है। कंकाल तंत्र, इसको हिंदी में कंकाल तंत्र बोला जाता है क्योंकि आप जानते हैं जो मनुष्य है इसकी जो आज ये मनुष्य अगर खड़ा हो पा रहा है या चल पा रहा है तो इसमें कारण क्या है? हड्डियों का कारण है। अगर आप सोचिए शरीर में हड्डियां नहीं होती तो हमारा शायद शरीर ऐसा हम खड़े ना हो पाते, हम ये जो झुक पाते, हम चल पाते, ये सारी गतियां ना कर पाते। हम सिर्फ एक किसी बॉल की तरह होते, जो हम गुथे हुए बॉल की तरह होते अगर हमारे शरीर में हड्डियां ना होती। तो इसलिए हड्डियों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो कंकाल होता है ये शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, जंतुओं को चलने फिरने में सहायता करता है। ये 2 प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल होता है और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल क्या होता है? ये शरीर के बाहर होता है, संपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो केकड़ा होता है, तिलचट्टा, मकड़ी, चींटी, घोंघा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीपी आदि। इनमें आप देखते हैं ये जो इनके बाहर जो शरीर के जो रचना बनी होती है इसको बाह्य कंकाल कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं केकड़ा,
तो केकड़े के बाहर आप देखते हैं इसमें ऐसी ठोस संरचनाएं पाई जाती है जैसे वो अपनी रक्षा कर पाता है, तो इसी को बाह्य कंकाल बोलते हैं। जो कछुआ में आंतरिक तथा बाह्य दोनों कंकाल पाए जाते हैं। इसके हाथ पांव तथा सिर में आंतरिक कंकाल से शरीर में बाह्य कंकाल होता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक कंकाल में क्या होगा, शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है, जैसे कुत्ता बिल्ली हो गए, मानव हो गए, इन सब में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। बाह्य कंकाल का एक और मतलब होता है जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे शरीर में नाखून पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, ये भी एक तरीके से बाह्य कंकाल का उदाहरण होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए कंकाल की अब बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जो आंतरिक कंकाल होता है ये अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। अस्थि यानी हड्डी, और ये उपास्थि, तो इन दो से बना होता है जो आंतरिक कंकाल होता है। तो जो अस्थि होती है, उपास्थि की पहले बात कर लेते हैं हम। तो उपास्थि क्या होती है, इसको कार्टिलेज बोला जाता है। ये मुलायम होती है और इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट, क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। यह नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। ठीक है, और जो अस्थि होती है इसको कार्टिलेज बोलते हैं, याद रखिएगा। ये शब्द आपको जरूरी याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार कार्टिलेज के नाम से सीधे आते हैं प्रश्न। और इसको बोलते हैं बोन, हम जानते हैं हड्डी को बोन ही बोलते हैं इंग्लिश में। यह अत्यधिक कठोर होती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आप और भी तत्व पाए जाते हैं, जिसमें CaCO3 हो जाएगा। CaCO3 के अलावा इसमें हड्डियों में 54 से 58% तक Ca3PO4 ये तत्व भी पाया जाता है। ठीक है, अस्थियों में रक्त नलिकाएं तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। तो इसके अलावा जो उपास्थि हैं, अस्थियां होती है, सब 50% जल तथा 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थियों में तंत्रिका तंत्र, रक्त नलिका नहीं होती है, याद रखिएगा, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। ये संयोजी ऊतक होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं अस्थियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक जान लीजिए, अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण अस्थियों का निर्माण होता है। जबकि जो उपास्थि होती है इसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन जो उपास्थियां होती हैं। 30 वर्ष की अवस्था तक ही हड्डियों का जो घनत्व होता है अधिक होता है, इसके बाद कमजोरी होने लगती हैं। बाल्यावस्था में जो हड्डियां होती हैं इनकी संख्या आप देखेंगे 200 से लेकर 300 तक पहुंच जाती है, लेकिन जो वयस्क मानव का शरीर होता है इसमें 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, क्योंकि बाद में हड्डियां अपने आप में जुड़ जाती हैं और कुछ हड्डियां ऐसी बड़ी हड्डियां बन जाती हैं, बहुत सारी हड्डियां। तो मानव शरीर के समस्त अस्थियों को 2 भागों में बांटते हैं हम। एक होता है अनुबंधीय उपांगी और दूसरा होता है अक्षीय। तो जो अनुबंधीय उपांगी होता है ये कंकाल को, जो अस्थियां हैं इनको 2 भागों में बांटते हैं। इसमें शरीर को सीधा रखने तक गति प्रदान करने में सहायक होती हैं ये अस्थियां। इनकी संख्या कुल 126 होती है जो अनुबंधीय उपांगी होते हैं, जिसमें हम देखते हैं हाथ में 60 है, फिर ह्यूमरस, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, अंगुली, इस तरीके से कुल 60 हड्डियां इसमें पाई जाती हैं, हाथ में ही पाई जाती हैं। ठीक है, पैर में 60 हड्डियां पाई जाती हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे स्कैपुला, पेल्विक हड्डी पीछे पाई जाती है, तो इसमें दो ये हड्डियां पाई जाती हैं तीनों। ठीक है, दूसरा होता है अक्षीय कंकाल, एक्सियल इसको बोला जाता है। ये शरीर के बीचों बीच में होती हैं, ये शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करती हैं, अक्षीय कंकाल की कहते हैं। इसकी संख्या 80 होती है। आप देखेंगे इसमें कसूरिक दंड आ जाएगा, मेरुदंड जो हमारी पीठ होती है, स्पाइन बोलते हैं जिसको, यहाँ पाई जाती है। रिब्स होती है, पसली में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, पसली में 24 पाई जाती है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कई बार। और जो कशेरुक दंड होता है, ये कशेरुक दंड में 26 हड्डियां पाई जाती हैं, 26, प्रारंभ में 33 पाई जाती है, फिर 26 हो जाती हैं। और इसके आप स्टर्नम, सिर में 29 हड्डियां पाई जाती हैं, ये प्रश्न बन चुका है, सिर में 29 हड्डियां पाई जाती हैं। आप देखेंगे इसके अलावा सिर में, चेहरे में 14, कान में 16, हॉइड में 1 और कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। तो इस तरीके से देखेंगे आप कुल मिला के 80 हड्डियां पाई जाती हैं जो अक्षीय कंकाल होता है। तो ये सब याद रखेंगे। तो आइए कुछ हड्डियों की बात कर लेते हैं, विविध तत्वों की बात कर लेते हैं। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है?
ये 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, कान में 6 हड्डियां होती हैं। इसमें मेलियस, इनकस, स्टेप्स होती है। जो स्टेप्स होती है 0.6 mm की हड्डी है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है इसको फीमर बोला जाता है। ये जांग की हड्डी होती है, इसको उरुब हस्ती बोला जाता है। सबसे जो कमजोर हड्डी होती है ये हड्डी होती है कैल्विक, कॉलर, हंसली की हड्डी होती है कैल्विक। जो कॉलर होती है, कॉलर बोन, ये सबसे कमजोर हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? जबड़े की होती है। जबड़े की सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे चमकीली हड्डी टीबिया होती है, जो आपके घुटनों में पाई जाती है। तो टीबिया होती है सबसे चमकीली हड्डी। इसके अतिरिक्त सब पैर की हड्डी खोखली होती है, जो हमारे पैर में टांगे होती हैं। इसके अलावा पटेला सिस्माइड बोन का बना होता है। जो पटेला होता है ये सिस्माइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो ईसीएम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग होती है। मांसपेशियां और अस्थियां मिलती हैं, उसको टेंडन कहते हैं। एक अस्थि जब दूसरी अस्थि से मिलती है तो इसको लिगामेंट कहते हैं। ये सारी जानकारी आपके एग्जाम में पहले प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अस्थियों के जोड़ के पास एक द्रव पाया जाता है जिसको साइनोबियल द्रव बोलते हैं। ये हड्डियों को मोड़ने में सहायक होता जाता है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो गठिया रोग हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर खाली खोखली जगह होती है जिसे फॉर्मिन मैग्नम हड्डी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। अस्थि मज्जा की आइए बात कर लेते हैं। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा ये क्या होता है? बोन मेरो इसको बोला जाता है। तो अस्थियों के बीच जालूनुमा आकृति को अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा बोलते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। जो अस्थि मज्जा होता है, संधि, इसको बोन मेरो बोला जाता है अंग्रेजी में। आपने सुना होगा बोन मेरो का नाम, बहुत सारी फिल्मों में सुना होगा। संधि क्या होती है? ज्वाइंट्स इनको बोलते हैं। कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं संधि कहलाती हैं। संधि वाले स्थान पर एक गुहा, खाली जगह पाई जाती है, इसको साइनोवियल गुहा कहा जाता है। ज्वाइंट अचल, अपूर्ण, पूर्ण, कई सारे ज्वाइंट होते हैं। जो पूर्ण ज्वाइंट होते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होते हैं। ये बॉल एंड सॉकेट फॉर्म में होते हैं, हिंज फॉर्म में होते हैं, पायलट फॉर्म में, ग्लाइडिंग सैडल फॉर्म में होते हैं। आप देखते हैं जो अचल संधि होती है, इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं। ये फिक्स्ड ज्वाइंट बोलते हैं, इनको रिश्तेदार संधि कहते हैं। थोड़ा भी गति नहीं करता, जैसे या खोपड़ी और दांत में पाया जाता है, ये बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं जो इमूवेबल ज्वाइंट होते हैं। जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ये संधि जहां पाई जाती है वहां थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलती है, जैसे पसली होती है, कशेरुक दंड होते हैं। और जो पूर्ण संधि होती है, जो फ्री ज्वाइंट होते हैं, ये गति करते हैं और लगातार दिशा प्रदान करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे बॉल एंड सॉकेट। इस प्रकार की जो संधि होती है, गुहा, खाली स्थान होता है जो हड्डी से जोड़ते हुए ऊपरी भाग गोल होता है और ये दिशा में जा सकती है, जैसे फीमर और ह्यूमरस, स्कैपुला जो हड्डी है, ये इसका उदाहरण है। दूसरा हिंज ज्वाइंट होता है। ये संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देती है, जैसे केहूनी हो गया, जैसे घुटना हो गया। हिंज ज्वाइंट में आप एक तरफ ही गति कर सकते हैं। दूसरा होता है खूंटी संधि या पायवट ज्वाइंट। इस पाइवट ज्वाइंट में क्या होता है? इसका ऊपरी भाग, इसमें आप देखेंगे आकार खूंटी के समान होता है, एक दूसरे जैसे कशेरुक दंड का ऊपरी भाग होता है, इसमें यह संधि पाई जाती है। सैडल ज्वाइंट, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के समान होता है और ये जैसे अंगूठा होता है, अंगूठा गति करता है, इसको सैडल ज्वाइंट का प्रकार बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ज्वाइंट होते हैं जो मानव शरीर को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम पर। तो आप देखेंगे इसका कार्य होता है किडनी के माध्यम से जो ब्लड को फिल्टर करने का ये कार्य करता है। इसके अलावा जो वेस्ट होते हैं शरीर के, इनको बाहर निकालने का कार्य करता है जो यूरिनरी सिस्टम होता है, मूत्र मार्ग के जरिए। तो ये 2 किडनियां होती हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए और बात करते हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम जानते हैं जो मानव होता है इसमें एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है ताकि जो प्रजनन की क्षमता उसके पास रहे, आगे जनन की क्षमता के लिए प्रकृति ने उसको ये बरड प्रदान किया है ताकि लगातार अपना विकास कर सके। तो इसलिए ये सिस्टम एक महत्वपूर्ण सिस्टम होता है मानव का। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं और इससे समझते हैं इसकी चीजों को कि आखिर ये सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है। आइए, तो इसको बोलेंगे प्रजनन तंत्र, बोलेंगे हम प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र इसको बोलते हैं। एक बार इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले।
नहीं तो ये फिर छूट जाएगा हमारा टॉपिक। तो ये रीनल जो यूरिनरी सिस्टम है इसको हम उत्सर्जन तंत्र में काउंट कर सकते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग की बात कर लेते हैं। पहले हम कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं मानव में। तो मानव में फेफड़ा पाया जाता है, मानव में आंत पाई जाती है उत्सर्जी अंगों के रूप में, यकृत पाया जाता है, त्वचा पाई जाती है, त्वचा से पसीना निकलता है ना, वृक्क पाए जाते हैं, वृक्क यानी किडनी। तो ये मानव में मुख्य अंग होते हैं जो उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है। फेफड़ा जो होता है CO2 तथा बाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है ये, तो इसलिए फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग में काउंट किया जाता है। जो वृक्क होते हैं ये मानव के सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। आप देखेंगे जो वृक्क होते हैं ये मानव के सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं, तो इसलिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो 2 किडनियां होती हैं हम जानते हैं इसमें, एक मानव के शरीर में, तो इसमें नेफ्रॉन इसमें सबसे मूल इकाई होती है। तो आप जानते हैं इसमें किडनी, तो ये क्या करती है, किडनी क्या करती है, यूरिन का निर्माण वृक्क में होता है। इसमें 95% जल और 2% यूरिया होता है। तो इस तरीके से जो मूत्र होता है जल प्लस यूरिया का मिश्रण होता है। ठीक है। तो ये मूत्र की प्रकृति कैसी होती है, तो मूत्र जो होता है pH मान इसका थोड़ा अम्लीय होता है, 4.8 से लेके 8.4 के बीच में होता है मूत्र का pH मान। कभी अम्लीय होता है, कभी क्षारीय भी हो सकता है। इसका जो पीला रंग होता है मूत्र का अधिकतर, तो ये किसके कारण होता है, ये यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण इसका पीला रंग होता है, जबकि मल का जो पीला रंग होता है ये बिलुरुबिन के कारण होता है, बिलुरुबिन। ठीक है, ये याद रखिएगा। वृक्क जो होता है अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है, जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। और वृक्क में पाई जाने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। कई लोगों को पथरी पड़ जाती है तो उसको कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं, जो वृक्क में पथरी पाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस तरीके से ये कुछ अंग होते हैं जो संबंधित हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, इसको जनन तंत्र भी बोल देते हैं, प्रजनन तंत्र। तो जो प्रजनन तंत्र है अपने समान संतान उत्पत्ति की क्रिया को प्रजनन कहा जाता है। जनन की क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन, जैसा कि इंसान में होता है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, इस प्रकार जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप देखेंगे अमीबा को, आप अगर देखेंगे तो अमीबा में अपने आप एक दूसरा भाग बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, यही होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, इसमें जरूरत नहीं होती है कि किसी नर मादा की आवश्यकता पड़े। तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसके अलावा जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर और मादा, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना आवश्यक होता है नर जनन में। आप देखेंगे मादा जनन अंग की अगर हम बात करें, मादा जनन अंग, तो इसमें आप देखें, हमने देखा था उसमें जब गुणसूत्रों के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से 23 जोड़ी गुणसूत्र मिलके, जैसे पुरुष का Y गुणसूत्र आखिर में और स्त्री का X गुणसूत्र मिलके नर या मादा डिसाइड करते हैं। इस तरीके से आइए कुछ मादा के हम देख लेते हैं, जनन अंग देख लेते हैं। इसमें होता है अंडाशय, इसको ओवरी बोला जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। इसका मुख्य कार्य अंडा निर्माण करना होता है। इसमें 3 हार्मोन निकलते हैं, जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है यह स्तन विकास तथा गर्भ धारण करने में सहायक होता है। तो इस तरीके से ये 3 अंडाशय में पाए जाते हैं हार्मोन। अंडवाहिनी, ये फेलोपियन ट्यूब, यह नली के समान रचना होती है जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है, और निषेचन की क्रिया में अंडवाहिनी में ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मादा के कुछ अंग होते हैं। मादा युग्मक का अंडाणु जो होता है ओवम होता है, इसका आकार स्पर्म से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, गोल आकार का होता है अंडाणु। 23 जोड़ी क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। ये 23 जोड़े ही जो क्रोमोसोम होंगे ये पाए जाएंगे मनुष्य के, नर के स्पर्म में भी। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूक्लियस होता है और ये अंडाणु होता है पूरा इसका भाग। नर जननांग की अगर हम बात करें तो नर जननांग की यह शरीर का वह भाग होता है जो जनन के भाग लेता है, नर जननांग कहलाता है। इसमें वृषण होते हैं, वृषण, इनकी संख्या भी 2 होती है और शरीर के बाहर होते हैं। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है।
टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये उत्तेजना पैदा करने का कार्य करता है, शुक्राणु निर्माण में प्रोटेस्टेट जो ग्रंथि होती है भाग लेती है। तो ये नर का एक मिश्रित ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। अधिवृषण होता है, ये वृषण से जुड़ा होता है, मुख्य कार्य परिपक्व शुक्राणु को संचित करना इसका कार्य होता है। तो ये कुछ भाग थे जो संबंधित महत्वपूर्ण हैं, जो जनन अंगों से संबंधित हैं। ठीक है, मादा में गर्भाशय भी एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यहाँ भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। यूट्रस का आकार थैली के समान होता है और यूट्रस में बनने वाला सबसे पहला जो बनने वाला भ्रूण का होता है, सबसे पहले उसमें हृदय बनता है और यूट्रस के अंदर भ्रूण बच्चा ये इनियम सैक नामक झिल्ली से ढका होता है। तो भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। तो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम कार्य करता है मनुष्य का, और ये आने वाले बच्चों को जो संतान उत्पत्ति होती है इसमें सहायता प्रदान करता है। कुछ में कॉन्सेप्ट आजकल चलते हैं, परखनली शिशु चलता है। ये क्या होता है, इसमें निषेचन की जो क्रिया होती है इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया होती है, शरीर के अंदर ना होकर परखनली में करवाई जाती है, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। ऐसे बच्चे दुनिया में हो चुके हैं। और सबसे पहले 1978 में ब्रिटेन में एक लुई ब्राउन नाम की लड़की हुई थी इस विधि से। ठीक है, और 1986 में इंदिरा नाम की एक लड़की हुई थी। सरोगेट मदर एक कॉन्सेप्ट चलता है। इसमें क्या होता है, कोई महिला किसी दूसरे महिला के घर में अपने बच्चे को दे देती है। उदाहरण के तौर पे नर और महिला है, पति पत्नी है, पत्नी को बच्चा अगर नहीं चाहिए तो पत्नी किसी और के घर में बच्चा पाल सकती है, इसको बोला जाता है सरोगेट मदर। नसबंदी, पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं। इसमें और जो बेसिडी फ्री को काट दिया जाता है, एक नस होती है इसको काट दिया जाता है, और जो मादा नसबंदी होती है इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इसमें फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, तो इससे संभोग करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कार्य करता है। इम्यून सिस्टम के बारे में आइए बात कर लेते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसको प्रतिरक्षा तंत्र बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र बोला जाता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, आपने देखा था जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। इसमें WC जो होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो इसलिए ये प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम ये बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, जो बहुत सारे रोग होते हैं, इनसे हमें बचाता है प्रतिरक्षा तंत्र। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हमने इन सबको देखा। आइए हम कुछ बात कर लेते हैं मानव रोगों पर, जो क्योंकि मानव रोग मुख्य विषय वस्तु होती हैं जो जैव विज्ञान होता है, तो इनसे समझ लेते हैं हम। तो रोग 3 प्रकार के होते हैं। एक जन्मजात होते हैं, जिनको आनुवंशिक रोग कहा जाता है। दूसरा होते हैं असंक्रामक रोग, तीसरा होते हैं संक्रामक। ये 3 प्रकार होते हैं। तीसरा होता है संक्रामक। तो ऐसे रोग जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं संक्रामक कहलाते हैं। ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं इनको जन्मजात रोग कहते हैं। आनुवंशिक और संक्रामक रोग होते हैं ऐसे रोग जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उनको संक्रामक रोग कहते हैं। इसका मुख्य कारण होते हैं प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु, विषाणु आदि, ये इसके मुख्य कारक होते हैं। असंक्रामक रोग में आप देखेंगे तो इसमें कैंसर, हृदय रोग, किडनी आदि बीमारी आदि ये सब आते हैं संक्रामक रोग में, असंक्रामक रोग में। जबकि संक्रामक रोग में आते हैं चेचक, जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि संक्रामक रोग में आता है। इसमें एड्स भी आता है संक्रामक रोग में। तो ये सब महत्वपूर्ण है। आइए बात कर लेते हैं कुछ जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, विषाणु जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीवाणु कवक के द्वारा होने वाले रोग। हम सबसे पहले बात करेंगे, हम इससे पहले बात करेंगे प्रोटोजोआ के द्वारा। पहले जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग देख लेते हैं हम। तो जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें प्लेग जो हो गया, ये जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग है। टेटनस नाम का एक रोग होता है, आपको वो हो जाता है। काली खांसी, इसके अलावा निमोनिया, इसमें टाइफाइड हो जाएगा, टाइफाइड, टीबी, हैजा, इसके अलावा
इसमें कुछ और रोग हो जाते हैं, डिप्थीरिया, इसमें डिप्थीरिया इत्यादि रोग, ये सब रोग जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। आइए विषाणु की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं। तो विषाणु से होने वाले रोग हैं डेंगू सबसे पहले, इसमें पोलियो, आप जानते हैं भारत पोलियो उन्मूलन हो चुका है भारत में, अब पोलियो भारत में नहीं पाया जाता है, विश्व बैंक ने घोषित कर दिया है। इन्फ्लुएंजा, और हो जाएगा अगला गलसुआ, तीसरा खसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा इसमें से ट्रैकोमा, इसमें से अन्य रोग हो जाएंगे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, इसमें हर्पीज हो जाएगा और रेबीज हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से ये सारे रोग विषाणु से होने वाले रोग हैं, और ये इसका जो मुख्य कारण होते हैं वायरस होते हैं। इसमें एड्स और कोरोना, ये भी दो महत्वपूर्ण रोग हैं, एड्स प्लस कोरोना। जो कोरोना होता है, कोविड-19 हुआ था, तो ये कोरोना रोग भी वायरस से होने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं जो इंसान में देखे जाते हैं, विषाणु जनित रोग हैं ये। जो डेंगू रोग होता है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि यह मादा एडीज के काटने से होता है, ठीक है। तो एड्स भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है जिसकी अभी तक वैक्सीन तैयार नहीं हुई है दुनिया में कहीं भी। चलिए आइए बात करते हैं कुछ प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों पर, कवक के द्वारा। तो कवक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? इसमें दाद, दमा, खाज, गंजापन आदि ये रोग कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं। इसके अतिरिक्त गंजापन को भी एक रोग गिना जाता है। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों में अगर हम बात करें तो इसमें पेचिस, कालाजार, मलेरिया, इसमें निद्रा की बीमारी, निद्रा ना आना, इसके अतिरिक्त पायरिया। ये याद रखिएगा, जो मलेरिया है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, जबकि जो डेंगू है ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। दोनों में अंतर है, दोनों का अंतर जरूर याद रखेंगे, प्रोटोजोआ और ये कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं। इस तरीके से आप देखेंगे ये अन्य अलग अलग दोनों रोग हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक के द्वारा होते हैं, और ये रोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुख्य विषय वस्तु में आते हैं जीव विज्ञान की, ठीक है। इस तरीके से दवाएं कुछ होती हैं जिसमें एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, इनको प्रतिजैविक दवाएं बोलती हैं, जीवाणुओं को मार देती हैं। और जो एंटीसेप्टिक दवाएं होती हैं, रोगाणुनाशी एंटीसेप्टिक, ये घाव को ठीक करती हैं। एंटीपायरेटिक ज्वरनाशी दवाएं बुखार को ठीक करती हैं। एंटी गैसेटिक ये पीड़ाहारी या दर्द निवारक दवाएं होती है, जैसे मार्फिन हो गई, ठीक है। तो ये कुछ दवाएं होती हैं इस तरीके से। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने चर्चा की है आज के इस लेक्चर में। इसमें आप एड्स के बारे में याद रखिएगा, एड्स एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है और जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो एड्स जो होता है ये HIV वायरस के कारण होता है, HIV वायरस इस कारण होता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और WBC की T कोशिकाएं इससे प्रभावित होती हैं, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। तो ये HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसको बोला जाता है। एड्स का पहला मरीज 1981 में मिला था। अब देखते हैं हम लगातार HIV के मरीज प्राप्त हो रहे हैं। HIV वायरस का एक प्रकार का RNA वायरस है। HIV जो वायरस है एक प्रकार के RNA वायरस है, ठीक है, DNA नहीं है, RNA है। तो एड्स के होने के कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से कई बार ऐसी एड्स मरीज को लगाई हुई सिरिंज का लगना होता है मुख्य बात। इसके अलावा लैंगिक संबंध भी होते हैं, कुछ अन्य कारण भी होते हैं HIV फैलने के, ठीक है। तो HIV फैलने का सिर्फ असुरक्षित शारीरिक संबंध नहीं है कारण, इसका संबंध और भी बहुत सारे हैं, और भी इसका कारण और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट को किया जाता है, एलिसा टेस्ट, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पोलियो के बारे में याद रखिएगा, पोलियो हमारे देश से लगभग उन्मूलित हो चुका है। और पोलियो में क्या होता था, ये पैर कमजोर हो जाते थे,
तो ये पोलियो का टीका भारत सरकार ने बहुत ध्यान दिया इसमें। एक जूनाल सॉल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पोलियो का टीका लगाया था 2014 में। जो WHO है इसके द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया 2014 में। ठीक है, तो ये आप सब चीजें याद रखेंगे। तो आइए अपने आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।